कपटी मित्र। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक छोटा सा नगर था जिसमें एक व्यापारी रूपा रहता था। रूपा के पिता वैसे तो उसके लिए काफी धन और अच्छा कारोबार छोड़ गए थे, किंतु फिर भी उसके दिल में एक लालसा थी कि वह किसी न किसी ढंग से अमीर आदमी बन जाए, इतना बड़ा आदमी कि चारों ओर सब दिशाओं में उसी के नाम के चर्चे हों। बस यही ख्याल हर समय उसके दिमाग में घूमता रहता था, अमीर बनूं, धनवान बनूं। धनवान बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? विद्या, खेती, सरकारी नौकरी, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। यही 6 रास्ते थे उसके सामने। अमीर बनने के लिए उसे 6 रास्तों में से एक को चुनना था। मंजिल केवल एक ही थी, अमीर बनना। वह रातों को बिस्तर पर पड़ा पड़ा इसी चिंता में खोया रहता था कि इन 6 मार्गों में से कौन से मार्ग का चयन करूं। सरकारी नौकरी में तो अधिकारियों को दिन रात सलाम ठोकना पड़ेगा, फिर उन अधिकारियों की डांट फटकार भी सुननी पड़ेगी। फिर भी क्या विश्वास था कि वह कब तक धनवान व्यक्ति बनेगा। कृषि करना और शिक्षा प्राप्त करना उसके वश की बात नहीं थी। ब्याज पर पैसा देकर सूदखोरी से धनोपार्जन में हर समय व्यक्ति घर पर पड़ा पड़ा शिथिल हो जाता है। उसमें धन डूबने का भी खतरा रहता है। लेकिन फिर एक भी मार्ग रह जाता है, व्यापार। हाँ, व्यापार। यही फैसला कर लिया था रूपा ने। उसने अपने खास मित्रों को एकजुट करके अपनी योजना को विस्तारपूर्वक बताया और इन सब ने ये निर्णय कर लिया कि इस छोटे से गांव में हम कृपकों से मंदा अनाज और लकड़ियां आदि खरीदकर बड़े शहर में ले जाकर अधिक दामों में बेचेंगे। इस तरह हम धनवान बन जाएंगे। चूंकि रूपा सेठ पहले से ही ग्राम में धनवान बना हुआ था, उसकी बात सुनते ही सभी एकजुट हुए, साथ ही खुशी से झूम उठे और रूपा के साथ जाने को तैयार हो गए। फिर क्या था, देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी हो गईं। एक मजबूत सी बैलगाड़ी खरीदी गई, जिसमें ग्रामीणों से कम दामों पर सामान खरीदकर उसमें भर लिया गया। उस बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 अच्छे तथा मोटे ताजे बैल खरीदे गए। इस प्रकार से रूपा सेठ अपने मित्रों के साथ उस सामान से भरी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर गांव से काफी अधिक दूरी पर था। फिर बैलगाड़ी पर सामान भी काफी रख दिया गया था, जिसका परिणाम ये सामने आया कि घने जंगल में जाकर बैल बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी एक टांग भी गिरने के कारण टूट गई थी। इस परिणाम को लेकर रूपा और उसके साथी काफी परेशान हो उठे थे, और वे करते भी तो क्या। चिंता के मारे उनका हाल बुरा हो रहा था। एक ओर तो इस सघन जंगल में जंगली जानवरों का खतरा था, तथा दूसरी ओर चोरों का। बहुत देर सोच विचार करने के पश्चात रूपा अपने 2 साथियों को बैल की देखभाल के लिए तथा उस पर लदे सामान की देखरेख के लिए छोड़कर बाकी साथियों को अपने साथ लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। उसने सोचा कि वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो कम के लिए अधिक नुकसान नहीं होने दे। लेकिन रूपा के साथी शायद उससे कहीं ज्यादा चतुर थे। उन्होंने जैसे ही रूपा सेठ को जाते देखा तो अगले दिन ही वह स्वयं भी वहां से चल पड़े। रूपा सेठ के पास जाकर उन्होंने झूठी बात बनाते हुए कह दिया कि वह बैल तो उसी रात को ही मर गया था। हम उसका अंतिम क्रियाकर्म उसी जंगल में करके आ रहे हैं। दूसरी ओर जख्मी बैल जंगल की हरियाली में हरी हरी घास और स्वच्छ वातावरण की ताज़ा हवा खा खाकर दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता गया। वह जंगल में रात दिन खाता पीता, नीज में रहता, रात्रि के समय नहर के किनारे जाकर आराम से विश्राम करता। इस तरह वह कुछ ही समय में इतना मोटा, ताज़ा और एक सांड के समान हो गया कि उस पर नजर डालने पर ऐसा दिखाई पड़ता था जैसे ये बैल वास्तव में इस जंगल का राजा हो। कुछ ही दिनों में पिंगलक नाम का सिंह जंगली जानवरों के साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए उस नहर के समीप जाने लगा, तो रूपा के इस सांड के समान बैल ने जोर से दहाड़ने की आवाज निकाली, जिससे सार जंगल गूंज उठा। पिंगलक सिंह ने इतनी भयंकर आवाज कभी नहीं सुनी थी। वह घबराया हुआ नहर के पास से बिना प्यास बुझाए ही भाग खड़ा हुआ। उसी के पीछे पीछे जंगली जानवर भी भाग खड़े हुए। वे सभी जंगल में एक जगह पर छुपकर बैठ गए। उसी सघन जंगल में उस सिंह के मंत्री के बेटे करटक व दमनक नामक 2 पुत्र रहते थे, जिसको उस सिंह ने अपने पद से निरस्त कर दिया था, लेकिन फिर भी वे अपने राजा का पूरा आदर सम्मान करते थे। जैसे ही उन्होंने सिंह को नहर के किनारे से बिना पानी पिए लौटते देखा तो दमनक ने कहा, भाई करटक, हमारा राजा तो नहर के किनारे से प्यासा ही वापस लौट आया, अब तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ बैठा है। इस जंगल का राजा होकर वह पानी भी न पी सका। करटक ने कहा, भाई दमनक, हमें भला इन बातों से क्या लेना देना है। बड़े लोग कह गए हैं कि जो भी संसार में दूसरों के काम में बिना वजह अपनी टांग अड़ाता है वह बेमौत मरता है। जैसे एक कील उखाड़ने वाले बंदर की कहानी तुमने सुन रखी होगी। नहीं भैया, मैंने तो उसकी कहानी नहीं सुनी। नहीं सुनी तो अब सुन लो। मैं तुम्हें बंदर की कहानी सुनाता हूँ जो दूसरों के काम में बिना मतलब अपनी टांग अड़ाता था। और अब सुनो। कहते ही करटक ने कहानी सुनानी आरंभ कर दी। एक बड़े जंगल में बंदरों का एक दल रहता था।
सभी बंदरों में से एक बंदर बहुत शरारती और ऊर्जावान था। वे जंगल में फल खाकर, पेड़ों पर झूलकर और चारों ओर खेलकर खुशी से रहते थे। एक दिन दो बढ़ई लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने के लिए जंगल में आए। वे प्रतिदिन लकड़ी काटते, उसके टुकड़े करते और बाजार में बेचते। दोपहर के भोजन के समय तक काम करने के बाद बढ़ई दोपहर का खाना खाते और उसी आम के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करते। बंदर इन बढ़इयों को लकड़ी के ढेर लगाते समय मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। एक दिन बढ़ई एक बड़ा लट्ठा काटने लगे। वह आधा कटा हुआ था और दोपहर के भोजन का समय था, इसलिए बढ़ई ने आधी फटी हुई लकड़ी के बीच एक कील रख दी और अपना दोपहर का भोजन करने चले गए। उन्होंने कील लगा दी ताकि वह बंद न हो जाए। जैसे ही बढ़ई दोपहर का भोजन करने चले गए, बंदर जो बहुत ध्यान से देख रहे थे उस स्थान पर आ गए जहां लकड़ियां रखी हुई थी और वाद्य यंत्रों के साथ खेलने और कूदने लगे। इस बात का पता न चलने पर दोनों बढ़ई दोपहर का भोजन करने के बाद पेड़ के नीचे आराम करने लगे। एक बंदर जो बहुत शरारती था, लट्ठों के बीच लगी कील को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। शरारती बंदर परिणाम को न समझते हुए बिखरी हुई लकड़ियों के बीच बैठ गया और कील खींचने लगा। उसके साथ आए उसके दोस्त उसे खुश करने लगे ताकि वह कील निकाल सके। बंदर को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी पूंछ कटी हुई लकड़ियों के बीच में है। अचानक कील निकल आई और पूंछ लट्ठों के बीच फंस गई। बेचारे बंदर ने अपनी पूंछ बाहर निकालने की बहुत कोशिश की और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। जल्द ही मजदूर आए और देखा कि बंदर लकड़ियां फंस रहा है। उन्होंने बंदर की पूंछ हटा दी, लेकिन उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह दर्द से रो रही थी। बंदर ने दोबारा ऐसी कोई बेवकूफ़ी भरी हरकत न करने का फैसला किया। बंदर उदास चेहरा बनाकर वापस अपने दोस्तों के पास चला गया। उनके सभी दोस्तों ने उन्हें सांत्वना दी और सलाह दी कि वह किसी के काम से खिलवाड़ न करें। कुछ दिनों के बाद बंदर को कोई दर्द नहीं हुआ और उसने फिर से अपनी शरारतें शुरू कर दी। सीख: कभी भी दूसरों के काम में दखलंदाजी न करें। दूसरे लोगों के काम में अपनी नाक न डालें।